अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या मानव जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं या कोई बहुत भयंकर बीमारी या फिर कोई बहुत बड़ी सफलता भी इंसान के जन्म लेने के ठीक पहले सेकंड में ही गणितीय रूप से तय हो चुकी होती है। हम्म ये विचार सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस खास और विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास एस.एन. पांड्या के लिखे हुए बहुत ही शानदार और गहरे नोट्स हैं नवांशा और नाड़ी ज्योतिष पर, जो व्यक्ति के जीवन के घटनापूर्ण वर्षों की बात करते हैं। हाँ, और सच कहूं तो ये दस्तावेज ज्योतिष को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे घटनाओं के होने वाले विशिष्ट वर्षों की एकदम सटीक भविष्यवाणी कैसे की जाती है। चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। अगर इसे एक रूपक या एनालॉजी से समझना हो तो ये हमारे जीवन के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह है। जहां रास्ते में आने वाले कुछ गड्ढे या बुरे समय और कुछ बहुत ही सुहावने पड़ाव पहले से तय होते हैं। ये जीपीएस वाली बात आपने बिल्कुल सटीक कही। आमतौर पर जब ज्योतिष की बात होती है ना, तो लोगों को लगता है कि सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, रहस्यमय है। हाँ, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन एस.एन. पांडे के नोट्स दिखाते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे जातक दीप हो गया, यवन जातक हो गया या जातक पारिजात, इनमें जीवन की घटनाओं को लेकर कितनी स्पष्ट और गणितीय गणनाएं मौजूद हैं। ये सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाली बात नहीं है। तो इस प्रक्रिया की गहराई में जाने से पहले मैं देख रही थी कि स्रोत सामग्री में भविष्यवाणी के 3 मुख्य मार्गों का जिक्र है। मैं चाहती हूँ कि हम पहले इन तीनों तरीकों को थोड़ा सरल भाषा में समझे। इसमें सबसे पहला नाम तो विंशोत्तरी दशा का आता है। हाँ, विंशोत्तरी दशा। देखिए, ये समय को मापने का एक बहुत ही पारंपरिक और व्यापक तरीका है। इसे आप 120 वर्षों के एक बड़े चक्र के रूप में समझ सकते हैं। अच्छा, 120 वर्ष। जी, जहां हर ग्रह को जीवन के कुछ विशिष्ट साल सौंपे गए हैं। जैसे किसी ग्रह की महादशा 20 साल चल सकती है, किसी की 18 साल। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। समझ गई। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है समुदायाष्ट वर्ग चार्ट। इसके माध्यम से मुख्य ग्रहों का गोचर देखा जाता है। अब ये समुदायाष्ट वर्ग शब्द थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन इसे एक सामूहिक अंक प्रणाली या स्कोरिंग सिस्टम की तरह समझें। जब आसमान में ग्रह अपनी चाल चलते हैं ना, जिसे हम गोचर या ट्रांजिट कहते हैं, तो वे अलग अलग राशियों से गुजरते हैं और एक दूसरे के सापेक्ष कुछ अंक देते हैं। तो ये चार्ट उन सभी अंकों का कुल योग होता है, जो बताता है कि कोई विशेष समय सामान्य रूप से शुभ रहेगा या अशुभ। अच्छा, तो ये एक तरह का ओवरऑल स्कोर कार्ड है। लेकिन स्रोत सामग्री का मुख्य फोकस तो तीसरे तरीके पर है ना? बिल्कुल। और ये तीसरा तरीका अधिक सरल है, लेकिन बेहद सटीक है, और यही हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र भी है। ये विधि पूरी तरह से 9 ग्रहों और जन्म के लग्न यानी असेंडेंट के नवांश स्थितियों पर निर्भर करती है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जो लोग ज्योतिष की तकनीकी शब्दावली ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए ये नवांश असल में क्या होता है? क्योंकि नोट्स के हर पन्ने पर ये शब्द है। देखिए, आकाश में जो एक पूरी राशि या ज़ोडिएक साइन होती है, वो 30 डिग्री की होती है। हाँ। हमारी जो जन्म कुंडली होती है ना, जिसे D1 चार्ट कहते हैं, हाँ। वो इन्हीं 30-30 डिग्री के 12 हिस्सों का नक्शा है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने देखा कि 30 डिग्री का दायरा तो बहुत बड़ा है, इसमें कई सूक्ष्म बदलाव छिप जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक राशि को 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, तो 30 को 9 से भाग दे दिया। बिल्कुल। तो एक हिस्सा आता है 3.33 डिग्री का। बस इसी छोटे से हिस्से को नवांश कहते हैं। ये कुंडली का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार अवधारणा है। तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ कि विंशोत्तरी दशा एक लंबे मौसम के पूर्वानुमान की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे मौसम विभाग बताता है कि इस साल सर्दियां लंबी होंगी, लेकिन नवांश का ये जो तरीका है वो एक विशेष दिन आने वाले तूफान के अलर्ट की तरह है, जो सीधे बता दे कि मंगलवार शाम 4 बजे तूफान आएगा। बहुत खूब। ये उदाहरण उस अंतर को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। दशाएं आपको लंबा दौर बताती हैं, लेकिन नवांश आपको सुई की नोक जैसी सटीकता देता है। और इसी तूफान के अलर्ट को गहराई से समझने के लिए ना, होरासार ग्रंथ में निश्चित वर्षों की यानी फिक्स्ड ईयर्स की अवधारणा दी गई है। निश्चित वर्ष मतलब फिक्स्ड। जी,
खोरासार कहता है कि इंसान के जीवन में जोखिम, परेशानी, कोई गंभीर बीमारी या मृत्यु जैसी घटनाएं कुछ विशिष्ट और पहले से तय वर्षों में घटित हो सकती हैं। ये रैंडम नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म के समय लग्न किस विशेष नवांश में था। बाप रे, ये जानकारी तो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। स्रोत सामग्री में तो सभी 12 राशियों के नवांश और उनके फिक्स्ड ईयर्स का पूरा खाका है। हाँ, पूरी लिस्ट दी गई है। लेकिन हम यहाँ श्रोताओं को हर एक राशि के नंबर गिनाकर बोर नहीं करेंगे। इसके बजाय मैं उन पैटर्न्स की बात करना चाहूंगी जो मुझे नोट्स पढ़ते हुए सबसे दिलचस्प लगे। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कर्क यानी कैंसर नवांश को ही ले लीजिए। इसमें लिखा है कि जीवन का 8वां, 18वां, 21वां, 22वां, 72वां और 80वां वर्ष घटनापूर्ण होता है। लेकिन यहाँ जो चीज एकदम से ध्यान खींचती है ना, वो है 18 से 22 वर्ष की उम्र के बीच का वो सघन क्लस्टर, 18, 21 और 22। मतलब युवा अवस्था की शुरुआत में ही इतनी उथल-पुथल क्यों लिखी गई है? इसके पीछे का गणित और तर्क बहुत गहरा है। देखिए, कर्क एक जल तत्व की राशि है। इसका सीधा संबंध मन, भावनाओं और सुरक्षा से होता है। अच्छा। और 18 से 22 साल का जो समय है, वो मानव जीवन में एक संक्रमण काल होता है। इंसान बचपन की सुरक्षा से निकलकर बाहरी दुनिया के कठोर यथार्थ का सामना करता है। कर्क नवांश वालों के लिए यह भावनात्मक रूप से बहुत ही तीव्र अवधि होती है। ओहो, मतलब प्राचीन ऋषियों ने इस भावनात्मक ज्वार को गणितीय रूप से इन विशिष्ट वर्षों में चिन्हित कर दिया था? बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा झटके या बदलाव आ सकते हैं। ये तो मनोविज्ञान और गणित का कमाल का संगम है। इसके एकदम विपरीत अगर मैं सिंह नवांश के पैटर्न को देखूं, तो वो बिल्कुल अलग कहानी कहता है। हाँ, सिंह राशि का पैटर्न काफी अलग है। सिंह के लिए निश्चित वर्ष हैं 10वां, 20वां, 30वां, 60वां और 82वां वर्ष। यहाँ 18 या 22 जैसा कोई क्लस्टर नहीं है, बल्कि 10-10 साल का एक बहुत ही साफ और अनुशासित पैटर्न है। और यही सिंह राशि के अग्नि तत्व और उसकी स्थिर प्रकृति को दर्शाता है। अग्नि राशियां एक निश्चित लय और ऊर्जा के साथ चलती हैं। उनके जीवन में जो बड़े बदलाव आते हैं, वो एक स्पष्ट चक्र का पालन करते हैं। और वृषभ या मेष जैसी राशियों के वर्ष भी एकदम अलग तरह से फैले हुए हैं ना? हाँ, मेष के लिए 12, 25, 50 और 65वां वर्ष है, जबकि वृषभ के लिए 10, 22, 32 और 72वां वर्ष है। हर नवांश का अपना एक ऊर्जा चक्र है, जो जीवन के विशिष्ट पड़ावों पर ही सक्रिय होता है। अच्छा, इन अलग-अलग राशियों के पैटर्न के अलावा एस.एन. पांड्या के नोट्स में एक ऐसा नियम भी है जो किसी एक राशि तक सीमित नहीं है। वो काफी सार्वभौमिक लगता है। आप उन 3 विशेष वर्षों की बात कर रही हैं? हाँ, इसमें साफ लिखा है कि जीवन का 8वां, 32वां और 59वां वर्ष आमतौर पर सभी के लिए दुख, संघर्ष और चिंता की अवधि होता है, चाहे जन्म का नवांश कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये 3 वर्ष तो जैसे मानव जीवन की सड़क पर बने डिफॉल्ट बम्स हैं, जिनसे हर किसी की गाड़ी को गुजरना ही है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और मुझे इस सिद्धांत पर एक चुनौती भी देनी है। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? देखिए, इतने सारे निश्चित खतरों के साल सुनकर दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है। अगर वृषभ नवांश वालों के लिए 10वां साल खतरे का है, तो क्या इस दुनिया में मौजूद हर 10 साल के वृषभ लगन वाले बच्चे पर एक साथ विपत्ति टूट पड़ती है? एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मेरा मतलब है, क्या हर कोई इन विशिष्ट वर्षों में अस्पताल में भर्ती होता है? असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। तो इसका कोई अपवाद या ट्रिगर तो होना ही चाहिए ना, जो ये तय करे कि घटना घटेगी या बस छूकर निकल जाएगी। और यहीं पर प्राचीन ज्योतिष की असली बुद्धिमत्ता सामने आती है। ये ग्रंथ कोई डर फैलाने के लिए नहीं लिखे गए थे। इनमें बचाव के रास्ते का पूरा विवरण है। अच्छा। एस.एन. पांडे के नोट्स बताते हैं कि हर किसी के साथ हर बार वो घटना क्यों नहीं होती। इसके पीछे 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है वर्गोत्तम और दूसरा है अंतर्दशा का गणित। तो ये वर्गोत्तम क्या होता है और ये बचाव के रूप में कैसे काम करता है? वर्गोत्तम का शाब्दिक अर्थ है सर्वोत्तम वर्ग या सबसे शुद्ध और मजबूत अवस्था। तकनीकी रूप से इसे ऐसे समझिए, अगर जन्म कुंडली यानी D1 चार्ट में लग्न जिस राशि में है और उसी समय नवांश कुंडली यानी D9 चार्ट में भी लग्न उसी राशि में उदित हो रहा है, तो उस स्थिति को वर्गोत्तम कहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत ग्रहीय सुरक्षा कवच है। तो मतलब अगर निश्चित वर्ष आ भी गया, खतरा सामने है, लेकिन व्यक्ति का लग्न वर्गोत्तम है, तो क्या होगा? तो जीवन में अच्छे प्रभाव अपने आप बढ़ जाएंगे और जो बुरे प्रभाव या खतरे हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगे।
वो नुकसान की तीव्रता को कम कर देगा। ये तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन क्या सिर्फ वर्गोत्तम होना काफी है? आपने अंतर्दशा का भी जिक्र किया था। हाँ, अंतर्दशा बहुत जरूरी है। अंतर्दशा असल में वो ट्रिगर है जो उस घटना को सक्रिय करता है। स्रोत के अनुसार किसी भी निश्चित वर्ष में कोई नुकसान तभी होता है जब उस वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल या क्रूर ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो। अच्छा, तो सिर्फ साल का आना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उस प्रतिकूल ग्रह के स्वामित्व वाली राशि या उसके द्वारा अधिग्रहित राशि का भी गोचर में पीड़ित होना जरूरी है। जब ये सारी स्थितियां एक साथ मिलती हैं, निश्चित वर्ष, खराब अंतर्दशा और पीड़ित राशि, तभी वो साल असल में खतरे का साल बनता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए मैं एक बहुत ही रोजमर्रा की एनालॉजी का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए जो निश्चित वर्ष हैं, वे एक हाईवे पर मौजूद गहरे गड्ढों की तरह हैं। वे वहाँ हैं, ये तय है। बिल्कुल। अब चार्ट में लगन का वर्गोत्तम होना एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन वाली भारी एसयूवी गाड़ी में बैठने जैसा है। अरे वाह! और जो अंतर्दशा है वो असल में गाड़ी का ड्राइवर है, जो ये तय करता है कि गाड़ी उस गड्ढे के ठीक ऊपर से गुजरेगी या किनारे से निकल जाएगी। सही कह रही हो ना? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है, एकदम सटीक। तो अगर अंतर्दशा अच्छी है, यानी ड्राइवर समझदार है, तो गाड़ी गड्ढे के बगल से निकल जाएगी। खतरा था, पर टल गया। सही कहा। लेकिन अगर अंतर्दशा खराब है, मतलब ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी भी वर्गोत्तम नहीं है, कमजोर गाड़ी है, तो भयानक हादसा होगा। और अगर अंतर्दशा खराब है लेकिन गाड़ी वर्गोत्तम है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी जरूर। हाँ, लेकिन सस्पेंशन इतना अच्छा है कि सिर्फ हल्का सा झटका लगेगा, कोई गहरी चोट नहीं आएगी। बिल्कुल। इस एनालॉजी ने पूरे जटिल गणित को एकदम पारदर्शी बना दिया। निश्चित वर्ष सिर्फ संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। अंतर्दशा और वर्गोत्तम ये तय करते हैं कि उस द्वार से अंदर एक हल्की सी खरोच आएगी या गहरा घाव। तो इन निश्चित वर्षों और बचाव के तरीकों को समझने के बाद अब एक और सवाल मन में आता है, क्या कुछ घटनाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से बदल भी सकती हैं? हाँ, और यही सवाल हमें स्रोत सामग्री के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, परिवर्तनशील वर्षों का सिद्धांत, यानी वेरिएबल ईयर्स। परिवर्तनशील वर्ष? नाम से ही पता चल रहा है कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन इनकी गणना कैसे होती है? इनकी गणना होरासार के नियमों पर आधारित है, और ये पूरी तरह से ग्रहों और लग्न के बीच नवांशों की गिनती पर निर्भर करता है। ये एकदम शुद्ध गणित है। गिनती पर? जी। इसे ऐसे समझिए कि जन्म कुंडली के अंदर जो दो बिंदुओं के बीच की भौतिक दूरी है ना, फिजिकल डिस्टेंस, उसे सीधे तौर पर समय में बदल दिया जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? चार्ट के अंदर की दूरी इंसान की उम्र के वर्षों में कैसे बदल जाती है? इसे समझने के लिए आप किसी विनाइल रिकॉर्ड या पुराने ग्रामोफोन की कल्पना करें। रिकॉर्ड पर गाने की धुन खांचों में दर्ज होती है और सुई समय के साथ आगे बढ़ती है। अब मान लीजिए रिकॉर्ड पर एक जगह गहरा खरोच है। अच्छा। तो सुई और उस खरोच के बीच की जो भौतिक दूरी है, वही ये तय करेगी कि गाना चलते समय ठीक किस सेकंड में वो पॉप या अजीब सी आवाज आएगी। अच्छा। ज्योतिष का ये नियम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लग्न वो सुई है। अच्छा। और ग्रह वे खरोच हैं। ओह माय गॉड, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो अगर हम अशुभ घटनाओं की गणना करना चाहें, तो ये विनाइल रिकॉर्ड वाला गणित कैसे लागू होगा? होरासार के नियमों के अनुसार कुंडली में ये गिना जाता है कि शनि जिस नवांश में बैठा है, वहां से लेकर लग्न के नवांश तक कुल कितनी संख्या होती है। मतलब सिर्फ गिनती करनी है? हाँ, मान लीजिए किसी के चार्ट में शनि और लग्न के बीच नवांशों की गिनती 15 आती है। हाँ। तो वो जो योग आया 15, व्यक्ति के जीवन का 15वां वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। Wait, really? जी हाँ, इस वर्ष में हथियार या अस्त्र के माध्यम से चोट या घाव लगने की आशंका रहती है। मतलब ये तो एक ब्रह्मांडीय इंच टेप की तरह हो गया, जहां चार्ट के अंदर की दूरी सीधे सीधे उम्र के वर्षों में नापी जा रही है। हाँ। क्या शनि के अलावा अन्य ग्रहों के लिए भी यही नियम है? बिल्कुल, यही ब्रह्मांडीय इंच टेप राहु और मंगल के लिए भी इस्तेमाल होता है। राहु से लेकर लग्न के नवांश तक गिनती की जाती है और ऐसे ही मंगल से लेकर लग्न तक। और इन संख्याओं से जो वर्ष निकलते हैं, वे वर्ष बहुत भारी पड़ सकते हैं।
दुर्घटना, विपत्ति, अत्यधिक थकान और दुख का सामना करना पड़ सकता है। क्रूर ग्रहों से लग्न तक की ये दूरी किसी न किसी संघर्ष का ही संकेत देती है। ये तो अशुभ घटनाओं की बात हो गई। लेकिन जीवन में सिर्फ परेशानियां और गड्ढे ही तो नहीं होते। हाँ। सफलता, विवाह, समृद्धि, इन शुभ घटनाओं के बारे में ये परिवर्तनशील वर्ष क्या कहते हैं? ऋषियों ने जीवन के सकारात्मक पहलुओं के लिए भी बिल्कुल यही गणितीय सूत्र दिया है। बस यहाँ अशुभ ग्रहों की जगह शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति या शुक्र की स्थिति देखनी होती है। अच्छा, तो बृहस्पति या शुक्र से लग्न तक की दूरी गिननी है। बिल्कुल सही। शुभ ग्रहों से लग्न तक नवांशों की संख्या गिने। इस योग से जो वर्ष निकलते हैं उनके दौरान व्यक्ति को संतान, धन, सुख और शुभ चीजों की प्राप्ति होती है। अगर उदाहरण के तौर पर बृहस्पति से लग्न की दूरी का योग 28 है तो 28वें वर्ष में अचानक भाग्योदय या विवाह जैसी शुभ घटनाएं होने की बहुत संभावना होती है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो एस.एन. पांडे के इन नोट्स ने ज्योतिष को देखने का वो आम नजरिया ही ध्वस्त कर दिया, जहां बस कह देते हैं कि फला ग्रह खराब है तो सब बुरा होगा। सही कह रही हैं आप। यहाँ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। हमने देखा कि निश्चित वर्ष, जन्म लग्न के नवांश पर आधारित एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट है। और फिर हमने समझा कि वर्गोत्तम कैसे एक मजबूत सस्पेंशन की तरह काम करता है और अंतर्दशा के ट्रिगर के बिना कोई घटना नहीं घटती। हाँ, और अंत में परिवर्तनशील वर्षों का वो अद्भुत गणित, जहाँ चार्ट की दूरी जीवन का कैलेंडर बन जाती है। जातक दीप और होरासार जैसे प्राचीन ग्रंथों ने मानव जीवन को इतनी व्यवस्थित टाइमलाइन के रूप में देखा है, ये सच में चकित कर देने वाला है। बिल्कुल, और यही सटीकता इन प्राचीन विद्याओं की असली ताकत है। और इसी सटीकता को देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता भी इस पर गौर करें। क्या विचार है? अगर प्राचीन ज्योतिषी ग्रहों की डिग्री और नवांश के अंतराल का उपयोग करके जीवन के सटीक घटनापूर्ण वर्षों का इतना पक्का नक्शा बना सकते थे, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि समय और फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के बारे में हमारी समझ सिर्फ एक भ्रम है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम केवल एक ऐसे ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम का हिस्सा है जो जन्म लेते ही कोड किया जा चुका है? और उससे भी बड़ी बात, अगर आज की मॉडर्न डेटा साइंस और एआई की ताकत को लाखों लोगों के वास्तविक जीवन के डेटा पर लगाया और उस एआई मॉडल में इस प्राचीन नवांश गणित को फीड किया जाए, तो क्या ये सदियों पुराने समीकरण आज भी सटीक साबित होंगे? क्या विज्ञान अंततः आध्यात्म के इस गणित को प्रमाणित कर देगा? ये सच में सोचने वाली बात है। तो बस इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।